नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। ये वीडियो गवर्नमेंट एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग ये जान लेते हैं कि मेटल्स होते क्या हैं। मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो अपने आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, जैसे सोडियम, लिथियम, ऑस्मियम, प्लैटिनम, मरकरी, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। ये सारे मेटल्स हैं, अपने आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। लिथियम सबसे लाइटेस्ट मेटल है। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो सबसे पहला मेटल जो आता है वो लिथियम है। सबसे पहले तो हाइड्रोजन आता है। अगर गैस आपसे पूछा जाए सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सा है तो हाइड्रोजन हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग तो सजाया ही गया है, पर अगर आप देखेंगे ठीक से तो वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग भी है। कुछ अगर एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाए तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास भी सजाया गया है। तो लिथियम सबसे पहला मेटल आता है उसमें, तो ये सबसे लाइटेस्ट मेटल हो जाएगा। ऑस्मियम सबसे हेवीएस्ट मेटल होता है। नेक्स्ट प्लैटिनम, प्लैटिनम सबसे हार्डेस्ट मेटल होता है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स लस्ट्रस बोलने से मतलब क्या, मेटल्स में एक चमक होता है। ये चमक क्यों होता है? क्योंकि जैसा पता है हम लोग को कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जितने भी लाइट वो मेटल के ऊपर पड़ता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और जो भी सब्सटेंस अगर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो वो चमक, उसमें चमक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसलिए मेटल्स लस्ट्रस होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स के हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होने का कारण होता है क्योंकि मेटल्स के जितने भी एटम्स होते हैं वो बहुत क्लोजली बॉन्डेड रहते हैं, बहुत पास में बॉन्डेड रहता है ये, इसीलिए मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं। इसीलिए ब्रिजेस बनाने में मेटल्स का यूज़ किया जाता है। पर कुछ एक्सेप्शंस इधर भी आते हैं, जैसे गैलियम को आप पकड़ लीजिए। गैलियम और सीजियम एक ऐसा मेटल है जिसको हाथ में लेते ही वो मेल्ट हो जाता है। एल्कली मेटल पहला ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में जो पहला ग्रुप होता है उसे एल्कली मेटल बोलते हैं। ये सारे जितने भी मेटल जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सारे मेटल्स को आप छुरी से भी काट सकते हैं। तो ये सारे ऐसे मेटल्स है एक्सेप्शन जो कि जिनका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता नहीं है। फिर आते हैं मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल बोलने से क्या मतलब है, मेटल्स को अगर आप किसी चीज़ से पीटेंगे तो वो टूटने की जगह वो पतला शीट्स में बन जाता है, तो उसी को, ये प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी बोलते हैं। गोल्ड सबसे मैलिएबल एलिमेंट है। नेक्स्ट आता है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल मतलब मेटल्स को हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल एलिमेंट होता है। इनफैक्ट 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग 2 किलोमीटर तक लंबा वायर बना सकते हैं। मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स को अगर आप किसी चीज़ से पीटेंगे तो उसमें एक गूंज आता है, उसी को सोनोरस प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट, मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, नेक्स्ट, मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये भी बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल। और सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट हैं जो कि अपने आउटर शेल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं बल्कि गेन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स बिल्कुल मेटल्स के उल्टा हो जाएंगे। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की जगह इलेक्ट्रॉन लेते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस है, फिर कार्बन हुआ सॉलिड, ब्रोमीन हुआ, एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, एक ऐसा नॉन मेटल है ब्रोमीन। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन ब्रोमीन और मरकरी को लेके। मरकरी मेटल है, अब ब्रोमीन नॉन मेटल है, लिक्विड। फिर आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स का। तो जो मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी था उसका उल्टा हो जाएगा नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉप है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, वो लोग में गूंज नहीं होता है। दे कैन बी फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। जैसा कि मैंने बोला, ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, कार्बन एक सॉलिड, ब्रोमीन एक लिक्विड है। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब अगर आप नॉन मेटल को पीटेंगे किसी चीज़ से तो वो फैलने की जगह वो टूट जाएगा, तो ये ब्रिटल प्रॉपर्टी होता है। जैसे कांच को अगर ऊपर से अगर आप गिरा रहे हैं या किसी चीज़ से पीट रहे हैं तो क्या होता है, टूट जाता है। यही प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस बोलते हैं।
नेक्स्ट आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कॉपर को पकड़ लीजिए, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। जैसे कॉपर को पकड़ लीजिए आप, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। और ये जनरली जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेस होते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड पकड़ लीजिए आप, फिर से सोडियम ऑक्साइड पकड़ लीजिए, पोटेशियम ऑक्साइड पकड़ लीजिए। पर कुछ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि एज अ बेस और एज एन एसिड दोनों की तरह काम करते हैं और उसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हुआ, जिंक ऑक्साइड हुआ, टिन ऑक्साइड हुआ, बेरिलियम ऑक्साइड हुआ, लेड ऑक्साइड हुआ। ये सारे ऐसे मेटल्स हैं जिनके ऑक्साइड एज अ बेस और एज अ बेस और एज एन एसिड दोनों की तरह काम करते हैं और ऐसे ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट, बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं पर कुछ कुछ वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, तो उसे हम एल्कलीज बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं एल्कलीज और बेसिस में क्या फ़र्क होता है। कुछ कुछ मेटल ऑक्साइड्स इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। पर कुछ कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। इन सारे मेटल ऑक्साइड्स को हम एल्कलीज बोलते हैं। जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं सारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, फिर से ये पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड नहीं सॉरी। तो ये सारे जितने भी ऑक्साइड्स हैं ये सारे वाटर में सॉल्युबल हैं और इन्हें हम एल्कलीज बोलेंगे। पर अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोला जाए तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, वो एक बेस है पर एल्कली नहीं कहलाएगा। बस मेटल ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इनको ही हम लोग एल्कलीज बोलेंगे। तो हम इधर से क्या बोल सकते हैं, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कलीज। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकालता है। ये याद रखिएगा, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके कौन सा गैस निकालता है, तो हाइड्रोजन गैस निकालता है। पर कुछ कुछ मेटल फर्दर मेटल ऑक्साइड से फर्दर वाटर में डिसॉल्व होकर मेटल हाइड्रोक्साइड बना जाता है। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विथ वाटर। मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकालता है। ये याद रखिएगा, मेटल्स वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। पर कुछ कुछ मेटल जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2, बस ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल वाटर के साथ फर्दर डिसॉल्व हो जाते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। जैसे पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, ये सारे मेटल्स क्या हैं, मेटल ऑक्साइड तो बनाते ही हैं, संग संग वाटर में फर्दर और डिसॉल्व हो जाते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड बना जाते हैं। अब देखते हैं इनका रिएक्टिविटी वाटर के साथ कैसा होता है। पोटेशियम और सोडियम ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ही विग्रेसली कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ कुछ मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन कैसा होता है। सबसे पहला दो जो है पोटेशियम और सोडियम, ये दोनों इतने विग्रेसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, इनफैक्ट ये कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाते हैं और इनका जो हाइड्रोजन गैस निकलता है वो फट से आग पकड़ लेता है। रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक होता है, इतना हीट निकलता है कि ये जो हाइड्रोजन गैस जो निकलता है आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है पर ये उतना वायलेंट नहीं रहता सोडियम और पोटेशियम के जैसा। फिर मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता पर हॉट वाटर से रिएक्ट कर जाता है। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ये सारे ना हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, पर ये स्टीम से रिएक्ट कर जाता है। तो इधर जितने भी मेटल्स हम लोगों ने देखा ये सारे मेटल्स वाटर के कोई ना कोई फॉर्म से रिएक्ट करता है। पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, उसमें मोस्टली कॉपर ही ऑप्शन में रहता है। तो याद रखिए कॉपर ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, ना कोल्ड वाटर से, ना स्टीम से। स्टीम भी एक टाइप का वाटर ही है, वाटर का एक फॉर्म है। तो आप एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक को भी कंसिडर कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। नहीं तो आप ऑप्शन देख के टिक करिएगा। अगर ऑप्शन में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सब दिया है और एक चौथा ऑप्शन एल्यूमिनियम, आयरन या जिंक दिया है तो आप इसको चूज़ करिएगा। और ये छोड़ के अगर कॉपर दे रहा ऑप्शन में तो आप कॉपर चूज़ करिएगा। थोड़ा दिमाग लगा के ऑप्शन चूज़ करना है इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन
ऑफ मेटल्स विथ एसिड। मेटल्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल्स जनरली एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। हाइड्रोजन गैस का पहचान होता है पॉप अप साउंड। अगर आप उसके पास अगर बर्निंग कैंडल ले जा रहे हैं तो वो पॉप अप साउंड के साथ फूटता है। पर नाइट्रिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन गैस निकलता है उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है। पर मैग्नीशियम और मैंगनीज है बहुत डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो आपको इधर याद क्या रखना है, बस मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या क्या देता है, एक सॉल्ट, एक हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस का पहचान क्या होता है। पर कुछ कुछ मेटल जैसे गोल्ड हुआ, प्लैटिनम हुआ, ये दोनों मेटल कोई भी एक पर्टिकुलर एसिड सिंगल इंडिविजुअल एसिड में डिसॉल्व नहीं होते हैं। इसके लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ सोल्यूशन बनाना पड़ता है जिसे हम लोग एक्वा रिजिया बोलते हैं। इसमें 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और 1 पार्ट HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड। इसको याद करने का तरीका है, HCl में 1 H 1 Cl होता है तो 3 वाला वो हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड में HNO3 होता है तो 3 मतलब 1 मतलब 3 मतलब 1, तो HCl कितना हो जाएगा, 3 पार्ट हो जाएगा। HNO3 नाइट्रिक एसिड में 3 है मतलब ये 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3:1 रेशियो में रहता है। तो गोल्ड और प्लैटिनम ऐसे मेटल्स हैं जो कि एक्वा रिजिया में डिसॉल्व होते हैं और इनका रेशियो याद रखिएगा 3:1 में रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ अदर मेटल सॉल्यूशंस। इसमें सबसे पहले हमें तो ये एक्टिविटी सीरीज याद रहना चाहिए। ये एक्टिविटी सीरीज सबसे ऊपर है पोटेशियम, उसके बाद आता है सोडियम, ये है कैल्शियम। मतलब सबसे रिएक्टिव कौन सा, पोटेशियम होगा, फिर सोडियम होगा, फिर कैल्शियम होगा, फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया हुआ है। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये कार्बन मेटल नहीं है पर इससे हम लोग रिडक्शन करवाते हैं, आगे चल के देखेंगे हम लोग। जिंक हुआ, फिर आयरन, फिर टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो इसे याद रखिएगा, ये काम आता है। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है। सपोज मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ, ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हम एक्टिविटी सीरीज देखेंगे। मैग्नीशियम कहाँ प्लेस्ड है, एल्यूमिनियम से ऊपर। अगर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ऊपर है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को निकाल देगा और अपने जाके उस जगह पे बैठ जाएगा, तो बन क्या जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम। ये रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नीशियम एक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम से ऊपर है। फिर देखें मैग्नीशियम प्लस आयरन क्लोराइड, इसमें भी मैग्नीशियम आयरन से ऊपर, आयरन यहाँ पे है, मैग्नीशियम यहाँ पे है, तो क्या करेगा, आयरन क्लोराइड से आयरन को मैग्नीशियम निकाल देगा, खुद जाके बैठ जाएगा, आयरन बाहर निकल गया। फिर देखते हैं सिल्वर प्लस जिंक ऑक्साइड। सिल्वर कहाँ प्लेस्ड है, सिल्वर यहाँ नीचे से 3rd, और जिंक कहाँ प्लेस्ड है, जिंक यहाँ पे प्लेस्ड है। तो क्या सिल्वर जिंक को निकालने पाएगा जिंक ऑक्साइड से, नहीं। क्यों, क्योंकि सिल्वर नीचे प्लेस्ड है, जिंक ऊपर प्लेस्ड है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन होगा। तो ये एक्टिविटी सीरीज याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए एक्टिविटी सीरीज अगर याद रह रहा है तो बहुत ईजी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद अ नॉन मेटल। इसमें हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, एक मेटल और नॉन मेटल कैसे आपस में रिएक्शन करते हैं। तो आप पकड़ लीजिए सोडियम को, इसमें सोडियम कहाँ, यहाँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा होगा, 2 8 1। जैसा कि पता है हमें, मेटल्स क्या करते हैं, अपने आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन चाहेगा किसी को दे दे। ये किसको देगा, ऐसे नॉन मेटल को देगा जिसको एक इलेक्ट्रॉन लगेगा। इधर एक इलेक्ट्रॉन किसको लगेगा, क्लोरीन को। 2 8 7, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन तो छोड़ नहीं सकता। 8 बनाने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 7 छोड़ना तो बहुत मुश्किल है इसके लिए, तो सोडियम क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या बन जाएगा, NaCl। ऐसे ही अगर मैग्नीशियम को पकड़े हम लोग, मैग्नीशियम का आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा एलिमेंट ये खोजेगा जिसको 2 इलेक्ट्रॉन का दरकार पड़े। क्लोरीन को एक दरकार है, अगर 2 क्लोरीन एटम मिल जाते हैं तो उसको 2 मैग्नीशियम आराम से दे देगा। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन एटम को दे देगा। तो इसीलिए इसका जो कंपाउंड बनता है MgCl2 बनता है। क्लोरीन का 2 एटम है, मैग्नीशियम का 1 एटम रहता है। वैसे ही एल्यूमिनियम का भी पकड़ लें तो AlCl3 बनता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन को, तो इसका AlCl3 बन जाता है। तो ऐसे ही मेटल्स नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है
वो आयनिक बॉन्ड उसे बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। इधर ये क्या कर रहा है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है, इसको कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है क्लोरीन को पूरा। और ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स में बॉन्ड बनता है इसे हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। इधर पे सोडियम ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया था क्लोरीन को। तो ये टर्म याद रखिएगा, आयनिक बॉन्ड मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी का ठीक उल्टा ऑपोजिट होता है कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। उसको इसमें नहीं पढ़ना है, हम लोग कार्बन आयनाइड्स कंपाउंड पढ़ेंगे तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। अभी बस जान के रखिए, आयनिक बॉन्ड मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड को ही इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। नेक्स्ट, आयनिक बॉन्ड का कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। ये लोग सॉलिड और ब्रिटल होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल। पेट्रोल और केरोसिन में ये डिजोल्व नहीं होते हैं। फिर दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म मतलब जैसे NaCl को अगर आप एक्वा सोल्यूशन में डाल रहे हैं तो वो Na+Cl- में टूट जाता है, और यही जो आयंस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उसीलिए आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। अपना मेजर सोर्स जो है मेटल्स का वो अपना अर्थ क्रस्ट ही है। अर्थ को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट जो होता है अर्थ का ऊपरी लेयर को बोला जाता है। मेटल्स हमें फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं और कंपाउंड में भी मिलते हैं, ज़्यादातर कंपाउंड में ही मिलते हैं। फ्री स्टेट में कुछ कुछ मेटल्स मिलते हैं, जैसे ये गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, सिल्वर भी कभी कभी फ्री स्टेट में मिल जाता है। जितने भी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो ज़्यादातर फ्री स्टेट में ही मिलते हैं, पर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जैसे ऊपर के जितने मेटल्स हैं एक्टिविटी सीरीज़ में, ये सारे मेटल्स पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे ऊपर के जितने मेटल्स हैं सारे कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलते हैं। फिर जितने भी अर्थ क्रस्ट पे जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हमें मिलते हैं उसे हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। पर सारे मिनरल्स से हम लोग मेटल्स नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसको अगर हम लोग मेटल बनाने जाए तो जितना मेटल का प्राइस नहीं होगा उससे ज़्यादा उसके एक्सट्रैक्शन में हम लोग को पैसा लग जाएगा। तो इसीलिए सारे मिनरल्स से हम लोग मेटल नहीं बनाने पाते। वो सारे मिनरल्स जिससे हम लोग बहुत ही ईजिली और प्रॉफिटेबली मेटल्स बना सकते हैं उसे हम लोग ओर्स कहते हैं। तो इधर से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स। मिनरल्स एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा और ओर्स उसका सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्थ क्रस्ट में हम लोग सारे एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है ऑक्सीजन, फिर आता है सिलिकॉन, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम। इतना दूर तक याद नहीं रखना है, स्टार्टिंग का 4-5 याद रहने से ही हो जाएगा। सबसे पहला तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पे, तो उसका एक आंसर होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पे, तो एल्यूमिनियम। अगर सेकेंड मोस्ट भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में तो उसका हो जाएगा आयरन। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है तो ये नहीं होगा। और स्टूडेंट्स कभी कभी नाइट्रोजन से कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में रहता है। 78-79% जो नाइट्रोजन गैस है वो अपने एटमॉस्फेयर में है, और ये हम लोग बात कर रहे हैं अर्थ क्रस्ट के बारे में। तो अगर एटमॉस्फेयर में पूछे तो नाइट्रोजन हो जाएगा सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर आर्गन आता है। पर अगर अर्थ क्रस्ट में पूछे तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एलिमेंट में, अब मेटल में पूछे सबसे ज़्यादा तो एल्यूमिनियम। अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में। इसे पढ़ने से पहले कुछ कुछ इसमें टर्म्स हैं हम लोग को देख लेना होगा। सबसे पहला तो मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है, ओर्स से प्योर मेटल बनाने के प्रोसेस को ही मेटलर्जी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है गैंग। गैंग क्या होता है, जब हम लोग अर्थ क्रस्ट से ओर्स या मिनरल्स निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी गंदगी रहती है, वही गंदगी को हम लोग बोलते हैं गैंग। नेक्स्ट आता है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, ये गैंग को निकालने के लिए हम लोग एक सब्सटेंस ऐड करते हैं, उसी को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। अगर जो गैंग है, गंदा जो है, अगर बेसिक है तो एसिडिक फ्लक्स डालेंगे उसमें, अगर गंदगी जो है एसिडिक है तो उसमें हम लोग बेसिक फ्लक्स डालते हैं। जब ये गैंग फ्लक्स के साथ कंबाइन करता है तो एक फ्यूजिबल मटेरियल बनता है जिसे हम लोग स्लैग बोलते हैं।
फिर एक बार एक्टिविटी सीरीज़ देख लीजिए। इसमें इन सारे मेटल्स को हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। ऊपर का कुछ जो 4-5 मेटल है इसे हम लोग मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ये है अपना एक्टिविटी सीरीज़। ऊपर के 4-5 मेटल्स जो हैं मोस्ट रिएक्टिव है, पोटेशियम से लेकर एल्युमिनियम तक। फिर बीच के जो मेटल्स हैं ये मॉडरेटली रिएक्टिव है। नेक्स्ट लास्ट के जो 3-4 एलिमेंट हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो इन तीनों का एक्सट्रैक्शन हम लोग अलग अलग से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका कैसे एक्सट्रैक्शन होता है। ये नीचे के जितने भी मेटल्स हैं वो मोस्टली सल्फाइड फॉर्म में पाए जाता है। तो इनका हम लोग पहले हीट करके ऑक्साइड में बदलते हैं, फिर उनका ऑक्साइड को फिर हीट करके मेटल्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ये है अपना एक्टिविटी सीरीज़। ये एक्टिविटी सीरीज़ में मेटल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ऊपर के जो मेटल्स हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सारे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। बीच के जो मेटल्स हैं इसे हम लोग मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में डाले हैं। नीचे का जो मेटल्स है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में डाले। तो इन तीनों का एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस अलग अलग है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीस्ट रिएक्टिव का। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के जो ओर्स रहते हैं जनरली सल्फाइड फॉर्म में ही रहते हैं, मिलते हैं। और सल्फाइड फॉर्म, तो ये सारे टर्म्स थे मेटलर्जी के, कुछ बेसिक टर्म्स जैसे मेटलर्जी, गैंग, फ्लक्स, स्लैग, ये सारे कुछ बेसिक टर्म थे मेटलर्जी के, गैंग, फ्लक्स, स्लैग। अब आते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, इसके लिए इन सारे मेटल्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर का जो पार्ट है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसको रखा गया है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स में। बीच का जो मेटल्स हैं जिंक, आयरन, टिन, लेड, इसको रखा गया है मॉडरेटली रिएक्टिव में। और नीचे के जितने मेटल्स हैं सारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में हैं। तो ये डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा। जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं मोस्टली वो लोग सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं हम लोग को। उनके ओर्स जो रहते हैं सल्फाइड फॉर्म में रहते हैं। तो जितने भी सल्फाइड ओर्स रहते हैं उसको हम लोग रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग मतलब हीट करना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका उल्टा होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन होता है हीट करना इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो सल्फाइड ओर्स को हम लोग रोस्ट करते हैं और कार्बोनेट ओर को कैल्साइन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो लो रिएक्टिविटी वाले जितने मेटल्स रहते हैं वो सल्फाइड ओर्स में ही मिलते हैं। तो इनको सबसे पहले हीट किया जाता है सल्फाइड फॉर्म से, उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाना बहुत ईजी होता है। तो सबसे पहले सल्फाइड ओर्स को हीट करके हम लोग उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड में बदलेंगे। जैसे अगर HgS का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, सिल्वर सल्फाइड या क्यूप्रिक सल्फाइड, ये दोनों का एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग रोस्टिंग करके इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये मरकरी सल्फाइड है तो ये मरकरी ऑक्साइड में बदलेगा, कॉपर सल्फाइड है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड में बदलेगा। फिर फाइनली इसे फिर से हीट करके हम लोग इसको प्योर फॉर्म में ला देंगे। तो ये हुआ कुछ बेसिक टर्म्स मेटलर्जी में, जैसे गैंग हुआ, फ्लक्स हुआ, स्लैग हुआ। अब हम देखते हैं इन सारे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसा होता है। सबसे पहले तो इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स बोलते हैं इसे। नेक्स्ट मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, बीच वाले जितने मेटल्स हैं ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कभी कभी कॉपर भी रहता है। नेक्स्ट लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो मोस्टली सल्फाइड ओर्स में मिलते हैं उनको। तो ये सल्फाइड ओर्स में उसे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं। तो ये सल्फाइड ओर से बन जाते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ऑक्साइड को हम लोग फर्दर हीट करके उसमें से मेटल निकाल लेते हैं हम लोग, फिर उसका रिफाइनिंग होता है। तो ऐसे लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स का हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सल्फाइड ओर को हम लोग हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग रोस्टिंग। सल्फाइड ओर से हम लोग रोस्टिंग करते हैं, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ एयर। नेक्स्ट हम देखेंगे मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स का हम लोग एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स जैसे जिंक हुआ,
वो दो फॉर्म में मिलते हैं, या तो कार्बोनेट ओर रहेगा उसका या तो सल्फाइड ओर रहेगा। अगर वो कार्बोनेट ओर है, जैसे जिंक कार्बोनेट हुआ, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कैल्सिनेशन। कार्बोनेट सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन। अगर वो सल्फाइड ओर हुआ तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रोस्टिंग, जैसे लो रिएक्टिविटी में हम लोग देख रहे थे। तो कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर का दोनों का एक्सट्रैक्शन अलग अलग होता है। कैल्सिनेशन इन एब्सेंस ऑफ एयर होता है, रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर होता है। दोनों में हीटिंग होता है, पर कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन नहीं रहता है और रोस्टिंग में रहता है। फिर दोनों से हम लोग क्या करेंगे, मेटल्स को ऑक्साइड फॉर्म में लेके जाएंगे, फिर इधर से रिडक्शन किया जाता है मोस्टली बाई कार्बन। जो मेटल्स जैसे जिंक हुआ, आप एक्टिविटी सीरीज फिर से एक बार देख लीजिए। जिंक को अगर हम लोग कार्बन से रिडक्शन करवाएंगे, कार्बन से अगर जिंक का रिडक्शन करवा रहे हैं तो जिंक क्या हो जाएगा, जिंक डिस्प्लेस हो जाएगा। कार्बन जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि कार्बन जिंक के ऊपर है। तो मोस्टली मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को हम लोग कार्बन से ही रिड्यूस करवाते हैं। फिर से लास्ट में इसका प्यूरिफिकेशन होता है। तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का जो एक्सट्रैक्शन होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्यू टू कार्बोनेट और सल्फाइड और दोनों मिलता है इसमें। एक में कैल्सिनेशन होता है, एक में रोस्टिंग होता है। तो दोनों याद रखिएगा, कैल्सिनेशन किस में होता है, रोस्टिंग किस में होता है। नेक्स्ट आते हैं हम मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को हम लोग थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, अब आते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, इसे पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स है उसे हम लोग जान लेते हैं। मेटलर्जी क्या होता है, ओर से प्योर मेटल को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसी को ही हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, उससे नेक्स्ट हम आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, इसे पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स है उसे हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला तो मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब क्या होता है, ओर से प्योर मेटल बनाने का जो प्रोसेस होता है उसी को ही हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट है गैंग। गैंग क्या होता है, जब हम लोग मिनरल्स ओर्स अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं तो उसमें कुछ गंदगी लगा रहता है, तो वही गंदगी को हम लोग गैंग बोलते हैं। फिर फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, ये गैंग हटाने के लिए हम लोग एक सब्सटेंस, नेक्स्ट आता है फ्लक्स। ये फ्लक्स क्या होता है, ये गैंग को हटाने के लिए, ये जो इम्प्यूरिटीज़ है गैंग्स, इसे हटाने के लिए हम लोग को एक सब्सटेंस डालते हैं, उसी को फ्लक्स बोला जाता है। फ्लक्स दो तरह का हो सकता है, या तो एसिडिक फ्लक्स होगा या तो बेसिक फ्लक्स होगा। अगर इम्प्यूरिटी बेसिक है तो एसिडिक फ्लक्स डालेंगे, इम्प्यूरिटी अगर एसिडिक है तो बेसिक फ्लक्स डालेंगे। नेक्स्ट, ये जो गैंग है फ्लक्स के साथ कंबाइन होता है तो एक फ्यूजिबल मटेरियल बनता है, उसे हम लोग स्लैग बोलते हैं। ये कुछ टर्म्स था मेटलर्जी में। मेटलर्जी हुआ, गैंग हुआ, फ्लक्स हुआ, स्लैग हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं अब एक्सट्रैक्शन में। एक्सट्रैक्शन से पहले हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट हम आते हैं अब एक्सट्रैक्शन में। उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये सारे मेटल्स को डिवाइड, ये अपने एक्टिविटी सीरीज़ है। एक्टिविटी सीरीज़ में मेटल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर का जो है पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम तक, इसे हम बोलेंगे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। बीच का जो है जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। और नीचे का जो है ये सारे हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो इन तीनों ग्रुप को अलग अलग टाइप से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लीस्ट रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। ये चार्ट है, बाद में देखेंगे इसे। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स का सबसे पहले क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते क्या है कि एक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे प्लेस्ड रहते हैं उसे हम लोग लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स बोलते हैं। उनके ओर्स, ये जनरली हम लोग को सल्फाइड ओर्स में ही मिलते हैं। और सल्फाइड ओर्स को हम लोग रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग क्या होता है, जब किसी चीज़ को हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं तो उसे रोस्टिंग बोला जाता है। तो इधर पे HGS CO2s एग्जाम। अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो उनके जनरली लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के और सल्फाइड ओर्स होते हैं। तो सल्फाइड ओर्स को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया जाता है और ये प्रोसेस को रोस्टिंग बोला जाता है। रोस्टिंग मतलब क्या होता है, सल्फाइड ओर्स को जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो उसी को हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं। तो सल्फाइड का ये रोस्टिंग करके हम लोग इसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल्स बनाना बहुत ईजी प्रोसेस है, इसीलिए हम लोग इसको ऑक्साइड में बदलते हैं। तो
सपोज अगर कॉपर सल्फाइड का एग्जांपल ले रहे हैं तो कॉपर सल्फाइड फिर किस में, ऑक्साइड में बदल जाएगा। फिर फर्दर इसे हीट करके हम लोग उसमें से कॉपर निकाल लेते हैं, फिर उसका रिफाइनिंग होता है। ये ऐसे होता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, या तो वो कार्बोनेट ओर्स में मिलते हैं या तो सल्फाइड ओर्स में मिलते हैं। अगर कार्बोनेट ओर में मिल रहा है तो उसका कैल्सिनेशन होता है। ये चार्ट में अगर देखें हम लोग, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, या तो कार्बोनेट ओर मिलेगा या तो सल्फाइड ओर मिलेगा। अगर कार्बोनेट ओर मिल रहा है तो उसका कैल्सिनेशन होगा। कैल्सिनेशन क्या होता है, इसमें भी हीट किया जाता है बट इन लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। पर सल्फाइड ओर में क्या होता है, इसमें हीट किया जाता है बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। दोनों से ही हमको क्या मिलेगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा। फिर ये ऑक्साइड ऑफ मेटल को हम लोग क्या करेंगे, कार्बन से रिड्यूस करवा देंगे, क्योंकि कार्बन मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल से ऊपर प्लेस्ड है। कार्बन यहाँ पे प्लेस्ड है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल ये सब है, जिंक है, आयरन है, टिन है, लेड है। तो क्या करेगा कार्बन डिस्प्लेस कर देगा इन लोगों को, फिर उसका प्यूरिफिकेशन होगा। ये एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आयरन का। ये फेरिक ऑक्साइड है, एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट जब करता है तो आयरन इधर मिलता है। एल्युमिनियम पता है हम लोग को आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और जाके इधर बैठ जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसमें जो हीट जनरेट होता है बहुत ज़्यादा हीट रहता है, और जो मेटल निकलता है ये मोल्टेन फॉर्म में रहता है। इससे हम लोग रेलवे ट्रैक, और ये जो मेटल्स इसमें से निकलता है वो मोल्टेन फॉर्म में रहता है। इससे टूटा हुआ रेलवे ट्रैक्स वगैरह या टूटा हुआ मशीन्स ये जोड़ने में काम आता है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। याद रखिएगा थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, Fe2O3 + 2Al gives 2Fe + Al2O3, इसको थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। और जो आयरन निकलता है इसमें ये मोल्टेन फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब हाईली रिएक्टिव मेटल्स को तो हम लोग रिडक्शन करवा नहीं सकते कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन बहुत ही नीचे प्लेस्ड रहता है इनसे। तो सपोज सोडियम क्लोराइड का अगर एग्जांपल पकड़ रहे हैं हम लोग, तो सोडियम कहाँ पे प्लेस्ड है एक्टिविटी सीरीज में, सोडियम यहाँ पे प्लेस्ड है, कार्बन कहाँ यहाँ पे है। तो कार्बन इन लोगों में से किसी को डिस्प्लेस नहीं करने पाएगा रिएक्शन में। तो इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है ये होता है बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो होता है थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक तरफ एनोड रहता है, एक तरफ कैथोड रहता है, और उसमें बैटरी लगा दिया जाता है। तो रिएक्शन में क्या होता है, जो सोडियम है, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है। NaCl अगर पकड़ रहे हैं तो उसमें सोडियम है, सोडियम Na+ होता है मतलब पॉजिटिवली चार्ज, और Cl- होता है मतलब नेगेटिवली चार्ज। तो Na+ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पास चल जाएगा मतलब कैथोड के पास चला जाएगा, और जो Cl- है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पास चला जाएगा मतलब एनोड के पास चला जाएगा। तो इधर याद क्या रखना है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, तो थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। नेक्स्ट हम आते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, किसी भी मेटल में आप देखेंगे अगर बाहर कुछ दिन के लिए रख रहे हैं तो उसका कलर में कुछ चेंजेस आ जाता है, उसके ऊपर कुछ लेयर आ जाते हैं, उसको ही कोरोजन बोला जाता है, और इससे मेटल्स खराब भी हो जाते हैं। तो जैसे अगर कॉपर को अगर बाहर रख रहे हैं आप, तो उसमें देखेंगे कुछ दिन बाद ग्रीन कलर का एक कोटिंग आ जाता है, वो कॉपर कार्बोनेट होता है। अगर सिल्वर अगर आप देखेंगे तो सिल्वर ब्लैक हो जाता है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कोरोजन का ये आयरन का रस्ट बस हम लोग आयरन के लिए यूज करते हैं, बाकी सब के लिए कोरोजन यूज किया जाता है। आयरन को अगर आप बाहर पानी धूप में अगर रखते हैं आप, तो उसमें भी एक ब्राउन कलर का कोटिंग आ जाता है, जिसे हम लोग रस्ट बोलते हैं। रस्ट का ये फॉर्मूला एग्जाम में पूछता है। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 XH2O। वाटर का कितना मॉलिक्यूल्स रहता है वेरी करता है, तो इसीलिए हम लोग X लिख देते हैं वाटर का। और रस्टिंग क्या करता है, आयरन के वेट को इंक्रीज कर देता है। रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों चाहिए, नहीं तो रस्टिंग नहीं होगा किसी एक चीज़ से। फिर आते हैं एल्युमिनियम, एक ऐसा मेटल है जिसको हम लोग जानबूझ कर रस्ट करवाते हैं, रस्ट नहीं। फिर आते हैं एल्युमिनियम पे। एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है जिसको हम लोग जानबूझ के कोरोड करवाते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम का जब ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ता है
तो एल्यूमिनियम को फर्दर कोरोड होने से वो बचाता है। तो एल्यूमिनियम का ऊपर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग एनोडाइजिंग बोलते हैं। एनोडाइजिंग क्या होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर जब हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कोटिंग चढ़ाते हैं तो उसी प्रोसेस को हम लोग एनोडाइजिंग बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन से मेटल को हम लोग जानबूझ के कोरोड करवाते हैं, तो उसका क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा। और कुछ मेटल्स का कलर याद रखिएगा, कॉपर ग्रीन हो जाता है, सिल्वर ब्लैक हो जाता है, ब्राउन होता है आयरन। नेक्स्ट, प्रिवेंशन अगेंस्ट कोरोजन। कोरोजन से बचेंगे कैसे? तो कोरोजन से बचने का बहुत तरीका है। या तो मेटल को आप ग्रीस कर दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, नहीं तो ऑयल लगा दीजिए उस पर, नहीं तो पेंट कर दीजिए उसको। फिर गैल्वेनाइज भी कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन भी बहुत अच्छा तरीका है मेटल्स को बचाने के लिए। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, आयरन हुआ, स्टील हुआ, इसके ऊपर हम लोग जिंक का कोटिंग डाल देते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है गैल्वेनाइजेशन में किस चीज़ का कोटिंग डाला जाता है मेटल्स के ऊपर, तो जिंक का कोटिंग डालते हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे एलॉयस। एलॉयस क्या होता है, मेटल्स का प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए मेटल्स को एक या एक से अधिक मेटल के साथ मिलाया जाता है और वो जो नया सब्सटेंस तैयार होता है उसी को हम लोग एलॉय बोलते हैं। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला दो एलॉय है, ब्रास और ब्रोंज। इन दोनों का कॉम्पोजिशन पूछता है। ब्रास में भी कॉपर रहता है, ब्रोंज में भी कॉपर रहता है, पर एक में जिंक रहेगा और एक में टिन रहता है। तो याद कैसे रखेंगे, ब्रोंज में देखिए Z है, तो Z वाले में Z नहीं होगा, S वाले में Z होगा। और इसमें देखिए S है, तो टिन होगा इसमें। जिसमें S है उसमें S नहीं होगा, Z होगा। और जिसमें Z है उसमें S नहीं होगा, Z नहीं होगा, S होगा। तो ब्रोंज में कॉपर प्लस टिन, ब्रास में कॉपर प्लस जिंक। फिर जर्मन सिल्वर एक ऐसा एलॉय है जिस नाम में तो सिल्वर है पर इसमें सिल्वर कहीं नहीं पाया जाता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, दे देता है कि इनमें से किस में। नेक्स्ट आता है जर्मन सिल्वर ऐसा एलॉय है जिसमें 0% सिल्वर है, इसमें 1% सिल्वर नहीं डाला जाता है क्योंकि ये सिल्वर की तरह दिखता है, इसलिए इसको जर्मन सिल्वर बोल दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं जर्मन सिल्वर पे। याद रखिएगा जर्मन सिल्वर में 0% सिल्वर रहता है। इसका कॉम्पोजिशन क्या है, कॉपर जिंक निकल। याद कैसे रखेंगे, कुनीज याद रखिएगा। कु मतलब कॉपर, नी मतलब निकल, ज मतलब जिंक, कुनीज, कॉपर जिंक और निकल। फिर जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैं बोल दे रहा हूँ आप लोग को। फिर आते हैं ड्यूरालिमिन में। ड्यूरालिमिन में क्या क्या रहता है, एल्यूमिनियम रहेगा, कॉपर रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा, मैंगनीज रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एरोप्लेन का ब्लेड्स बनाने में यूज़ होता है। और एरोप्लेन का ब्लेड्स इससे क्यों बनता है, क्योंकि ये ड्यूरालिमिन जो एलॉय है बहुत हल्का होता है, इसीलिए एरोप्लेन का ब्लेड बनाने में यूज़ होता है। फिर आता है मैग्नीलियम नाम जैसा दिख रहा है आपको, मैग मतलब मैग्नीशियम, एलियम मतलब एल्यूमिनियम। फिर आता है सोल्डर मतलब पब्सन याद रखिएगा, पब मतलब पीबी।